वेलकम टू पायलट क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट आवर रिवीजन नोट्स। आपका अगले दिन अगर मैथ का एग्ज़ाम हो तब इस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आपके जो अंक वितरण है वो संख्या पत्ती से 10 मार्क्स, बीजगणित 20 मार्क्स, त्रिकोणमिति 20 मार्क्स। तो हम एक एक टुकड़े को करते हुए आगे बढ़ते हैं आपके बिना समय को गंवाए हुए। तो चलिए, आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब ये रियल नंबर में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है आपको, जिसमें सबसे पहला तो पढ़ना क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक के भाग की प्रमेय का पढ़ना है। ये प्रमेय का आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ ए और बी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी क्या है, याद रखें, धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ पे जो क्यू है वो तो भागफल है, आर शेषफल है, और आर का जो मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा और बराबर। इस कंडीशन को याद रखें, चूंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता जरूर है कि यूक्लिड विभाजन क्या है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 से आर जो होता है बड़ा और बराबर होता है या बी से छोटा होता है। तो चलिए इसी विभाजन पे कुछ देखते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। ये आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अद्वितीय होंगे। मतलब अगर x को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखें तोड़ के, तो P1 गुने P2 गुने P3 गुने इस टाइप से, जहाँ पे P1 P2 हो सकता है अलग अलग हो, परंतु ये सारे के सारे अभाज्य संख्या होंगे। P एक अभाज्य संख्या है यदि P, यहाँ पे एक प्रमेय याद रखिएगा कि P यदि P एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करती है, क्या करता है, P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी। और ये a जहाँ क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ये लाइन को फिर से याद रखिए, P अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को विभाजित करेगी। और इसी की मदद से हमारे पास दो यहाँ पे प्रूवमेंट आता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या इसी टाइप पे पैटर्न पे एक प्रश्न जरूर आएगा। तो सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको हल में क्या लिखना है कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 को a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ b यहाँ पे आप p/q के रूप में भी कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ a b के तौर पे किए हैं, तो आप इसी रूप में समझते चलें। तो b नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त होगा। इसका मतलब है 3√2 बराबर होगा a/b। 3 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर a/3b। ये हम स्पेस बचाने के लिए इधर किए हैं, आप नीचे की ओर लिखें। तो क्या है, चूंकि a और b और 3 तीनों ही पूर्णांक संख्या, a हो b हो या 3 हो, इसीलिए a/b चूंकि ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, इसलिए a/3b क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो कि विरोधाभास कथन है, क्योंकि हमें पता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3√2 भी एक परिमेय संख्या मानना गलत होगा, और अतः 3√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपका इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, यूक्लिड एल्गोरिथम से मसा निकालना है। जैसे यहाँ पे 867 और 255 का दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले यूक्लिड भाग लेमा या यूक्लिड भाग प्रमेयिका से हम क्या लिखेंगे, 867 बराबर, मतलब a का मान हो गया 867 और b का मान हो गया 255। तो क्या हो जाएगा, 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102 शेष आया। अब हम 255 ऐसे इस टाइप से हम करते हैं इसको, कैसे, 867 में कितना से भाग देंगे, 255 से। कितना बार लगा, 3 बार लगा, ठीक है। तो 3 बार जब लगा तो कितना हो जाएगा, जरा सोचिए। 3 दूना का मतलब 5 तिया का 15 के 5, बाकी 1 5 तिया 15, 1 16 का 6, बाकी ये 1, 3 दूना का 6, 1 7, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 102। अब हम क्या करते हैं, इस 255 को इधर ले आते हैं। तो 255 को जैसे ही इधर ले आएंगे तो क्या बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 204, और हमारा घट के कितना हो गया, 51। अब इसको इधर ले आएंगे फिर से, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, 102, और ये 2 बार में कट गया। जैसे ही 2 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो 2 बार में जैसे ही ये कट गया तो क्या हो जाएगा, हमारा यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो मसा प्राप्त हो जाता है। चूंकि अंतिम शून्य शेष कितना है, 51 है ना। अतः
अशून्य शेष मतलब अंतिम वाला अशून्य शेष कौन है, 51 है, अतः अभीष्ट मासा कौन हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अगला है दोस्तों तीसरा प्रश्न जो इस चैप्टर से पूछा जाता है आपसे, वो क्या है कि गुणनखंड विधि द्वारा, क्या है, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय द्वारा, मतलब गुणनखंड विधि द्वारा 392 और 3216 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। लसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मूलभूत प्रमेय मासा निकालने के लिए सर्वप्रथम दिए गए संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आता होगा इस टाइप से, है ना। 392 इसको 2 से लगाए, फिर 2 से लगाए, फिर 2 से लगाए, 7 से, और 7 से लगाए 49 आ जाएगा लास्ट में। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 2 7 पर पावर 2। वहीं 3216 का क्या निकला हमारा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 67। तो ये हो गया 2 पर पावर 4 गुने 3 गुने 67। अब मासा क्या होता है, जो कॉमन होता है, तो मैक्सिमम कॉमन दोनों में क्या है, 2 पर पावर 3 2 पर पावर 3, इसलिए 2 पर पावर 3 क्या हो गया हमारा, मासा हो गया। और लासा कौन होता है, तो लासा निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लासा गुने मासा बराबर दोनों संख्याओं का योग। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मासा। मासा आया 2 पर पावर 3 मतलब 8। दोनों संख्या कितना था, 392 और 3216। तो 3216 इसको गुना करके, या आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। काटने के बाद हमें क्या आया कि 1,57,584। तो इस हिसाब से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। इसको फिर से आप PDF में देख लें, है ना। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र उपयोग हुआ, लसा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब आपका दूसरा टॉपिक यहीं पे है, वास्तविक संख्या का दूसरा हिस्सा जो ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर पे मायने रखता है। तो क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ना है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो शांत दशमलव प्रसार कब होगा, और आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार क्या होगा, किसका, परिमेय संख्या का। तो या तो शांत होता है या तो आवर्ती मतलब रेकरिंग वाला होता है। तो कहता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में, जहां P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और Q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 पर पावर n और 5 पर पावर मतलब 2 और 5 के घात के रूप में हो, जहां mn 0 से बड़ा हो मतलब धनात्मक हो, है ना। 2 और 5 m का मान क्या हो, धनात्मक हो। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अगर 2 और 5 हो केवल तो शांत होगा, अगर इसके रूप में ना हो तो वो अशांत होगा और आवर्ती होगा। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे क्या है 0.375, ये क्या है, अगर दशमलव को हटाएंगे तो 375 बटा 10 पर पावर 3। 10 पर पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3, चूंकि 10 का हम लिखेंगे 2 गुने 5, दोनों पे पावर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो कट गया तो हमारा क्या बच गया, 3 बटा 2 पर पावर 3। अब दूसरा क्या है 23.3408। तो इसको दशमलव जैसे ही हटाए तो हमारा क्या निकल गया, आप देख सकते हैं, है ना, कि 10 पर पावर 4। तो टोटल हो गया इतना। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जैसे ही अलग अलग होगा तो 2 पर पावर 4 आएगा, ऊपर भी 2 पर पावर। तो जैसे ही इसको गुणनखंड के रूप में करेंगे ये कट जाएगा, और कटने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आप देखिए, इसमें क्या है 64 बटा 255 455, 64 बटा 455। इसको आप कीजिएगा जैसे ही, तो नीचे 2 और 5 5 5 10 4 14, मतलब यहाँ पे इसका गुणनखंड कुछ और भी आ जाएगा, 2 और 5 के अलावा और भी आ जाएगा। जैसे यहाँ 7 आ गया, है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 यहाँ था, जैसे नीचे देखिए इसमें केवल और 2 और 5 आया है, इसलिए ये शांत होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। नीचे वाले का केवल करना है। तो वैसे संभावित प्रश्न आप 6/15 भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, 64/55 455 पूछा जा सकता है। आप करके बताएं, है ना, आप करके देख लें कि ये कितना हो जाएगा। 17/512 पूछा जा सकता है। तो आपके सामने जब ये सारे 3 एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको संभावित प्रश्न मतलब ये एग्जाम में आ सकता है, अब अभ्यास कर लें। अपरमेय संख्या का ऋण व्युत्क्रम अपरमेय होता है, याद रखें। अगर माइनस भी लगा दे जाए इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या होगा। तो अपरमेय संख्या का ऋण या व्युत्क्रम मतलब 1/√2, ठीक है, या इसका माइनस, तो ये भी अपरमेय होगा। परमेय संख्या, परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग और अंतर भी क्या होता है, अपरमेय होता है, ये याद रखें, है ना। जैसे आपको ऐसे दे दिया जाएगा 2 + √2, तो चूंकि ये क्या है, ये अपरमेय है ना, और ये परमेय है, तो ये दोनों का योग भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ध्यान रखें, ठीक है, इसका गुना उना सभ्य हो जाता है। तो ये आपका पहला चैप्टर हुआ, जहां से आपको 3 टाइप के क्या आते हैं,
दीर्घ उत्तर ये आते हैं, मतलब 2 अंक वाले आते हैं, और बाकी 2-3 नंबर के आपका आभाज्य संख्या चुनने के लिए भी आता है कि आभाज्य संख्या कौन होते हैं। वो पूछता है, जैसे 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सम आभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 नहीं बल्कि 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, तो ये सब आभाज्य संख्याएं हैं, 23 है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है, कोई ऑप्शंस में दे देगा। ठीक है, आप आसानी से आभाज्य संख्या कन्फर्म रहे, मतलब 1 से लेकर 100 तक आभाज्य संख्या तो आप लिख ही दें, 100 तक नहीं 50 तक कम से कम आप एक बार लिख के देख लें। तो आपका पहला चैप्टर में क्या क्या था, आपका सबसे पहला टॉपिक क्या था, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था, है ना। उसके बाद अप्रमेयता सिद्ध करना था, उसके बाद आपका गुणनखंड विधि था, उसके बाद शांत था, इतना चीज़ आभाज्य संख्या था। ठीक है, अप्रमेय और अप्रमेय पहचानना था, इतना चीज़ आपसे पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है आपका बहुपद। बहुपद में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा आप ध्यान रखें। ठीक है, पहला चीज़ पूछा जाएगा बहुपद का घात। तो याद रखें, जो बहुपद होगा सबसे पहले तो उसका घात जो होगा ना, घात कभी ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक हो गया जैसे √x हो गया, ये रूट में हो गया ना, तो ये बहुपद ही नहीं है। x⁻2 हो गया, ये भी चूंकि ऋणात्मक हो गया। x⁻2/3 हो गया। इस टाइप का जब भी आ जाइए 1/x² हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये सब बहुपद नहीं होगा। अगर बहुपद होगा तो उसका घात कौन होगा, जैसे आपका x³ + x² + x, तो इसका घात कितना है, तो सबसे बड़ा कौन है, 3 है, इसलिए सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घात होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद बहुपद के शून्यक, तो बहुपद का शून्यक कैसे होता है, जैसे x+2 का शून्यक कितना होगा, तो इतना बराबर 0 रख दीजिए, और इसका मान क्या निकल गया -2, तो -2 इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, या तो आपसे ऐसा ही दे देगा x² + 1, और आपको कहेगा कि बताइए इसका निम्न में से शून्यक कौन है, तो आप क्या करें, x के जगह पे उसको रख दें। जब जिसका मान रखने के बाद इसका मान 0 हो जाएगा तो समझ लीजिए वो शून्यक है। ठीक है, अब बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, ये पूछा नहीं जाता फिर भी जान लीजिए। बहुपद में जितनी बार एक सच को काटेगा, एक सच को जितनी बार काटेगा, याद रखें, एक सच को जितनी बार काटेगा, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, उतने शून्यक होंगे। ठीक है, आगे बहुपद के प्रकार, तो वो घातों के आधार पे, जैसे अगर केवल संख्या लिखा हुआ है तो इसको अचर बहुपद कहेंगे, एक चर लिखा हुआ है तो इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर इसमें 2 है तो ये द्विघात हो गया, इसका घात 3 हो गया तो त्रिघात हो गया। इस टाइप से बहुपद के प्रकार बदलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुपद का मान निकालना, तो मान निकालना और शून्यक की ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है, आपको अल्फा बीटा जैसा ही निकालना है। तो आगे है रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद का शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, तो रैखिक बहुपद का समान रूप होता है x + b = 0, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, x = -b/a, तो ये हो गया इसका गुणांक और शून्यक में संबंध। तो शून्यक इसका ये हो गया, गुणांक a और b है ना। द्विघात बहुपद, इसका भी आप जानते होंगे क्या होता है, x बराबर इसका √(-b ± √d), d का मतलब विवेचक, b² - 4ac अब बटा कितना 2a, तो ये हो जाता है द्विघात बहुपद का शून्यक। ठीक है, और ये सब गुणांक है, कौन, c a b है ना, ये सब गुणांक हो गया। आपको पता होगा ना इसका सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 है ना। तो उससे तो शून्यकों और गुणांकों के बीच ऐसे भी संबंध निकाले जाते हैं। अगर इसको 2 टुकड़े में प्लस वाले को अल्फा और माइनस वाले को बीटा के रूप में लिखें तो अल्फा + बीटा बराबर होता है क्या, -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो ये है गुणांक, मूलों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। त्रिघात बहुपद का भी आप फार्मूला देख चुके हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो बहुपद आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुपद का समान रूप उसमें चर होता है, अचर होता है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको ये पहचानने के लिए आ सकता है कि रैखिक बहुपद, तो जिसका जिसका घात, ये सब का घात कितना है, 1 है, इसलिए ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। जिसका घात 2 हो उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे इसका घात भी 2 है, इसका घात भी 2 है ना, मैक्सिमम घात, तो ये द्विघात है। इसमें देखिए अगले में क्या है, इसमें घात 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसलिए ये सब क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब है कि इसका मान, तो आप देखिए मान कैसे निकलता है। अगर x = a रख दें और उसके जगह पे तो pa जो मान निकालेंगे वो वही होगा। तो मान का मतलब क्या है कि जैसे x = 3 रखने पे मान क्या निकलेगा, तो
मान लेते हैं कि वो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25 है, तो एक्स के जगह पे हम 3 रख के जो मान निकालते हैं उसी को बोलते हैं मान निकालना। तो अगर कोई बहुपद दिया हुआ है और पूछ दे कि एक्स बराबर 4 पे इसका मान क्या होगा, तो जहां जहां एक्स है वहां 4 रख के उसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। अगर वो शून्यक कह दे तो इसका मतलब है कि अगर शून्यक ए शून्यक है, ये क्या है शून्यक है, तो इसका मतलब पी ए का मान शून्य होगा। ठीक है, तो बस हमको क्या करना है, पी एक्स बराबर इतना, और शून्यक निकालने के लिए अगर एक्स बराबर -2 शून्यक है कि नहीं ये चीज़ करना है। तो -2 जैसे ही रखेंगे तो ये शून्य आ जाएगा तो शून्यक होगा, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। अब आपका रैखिक बहुपद का गुणांक ए एक्स प्लस बी, तो शून्यक क्या हो जाएगा -b बटा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद का शून्यक -b बटा ए हो जाएगा। वहीं अगर द्विघात बहुपद में देखें तो क्या हो जाता है, मूलों का योग बराबर -b बटा ए, मूलों का योग बराबर -b बटा ए, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है, c बटा ए हो जाता है। वहीं त्रिघात बहुपद में देख लीजिए क्या होता है, इसका सामान्य रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, आपसे पूछा जाता है। इसके अगर मूल निकलेंगे तो 3 को निकलेंगे, और इसका सामान्य रूप अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये तो द्विघात वाला का समान रूप है x²। देखिए 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऐसे रखते हैं, x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे तीनों का देखिए त्रिघात में क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा ए, बिल्कुल वही फार्मूला है आगे वाला। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा c बटा ए, ये बिल्कुल वही फार्मूला है। ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फार्मूला है, अल्फा बीटा गामा बराबर -d बटा ए, और इसका अगर आप सामान्य रूप देखें तो ये ऐसा हो जाएगा, x³ एक प्लस हो गया तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², एक माइनस हो गया तो अगला प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा और इंटू एक्स, अब फिर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो एक है गुणनखंड विधि जो कि आप जानते हैं, है ना, x² बराबर x² प्लस 7x प्लस 10, तो इसको तोड़ दिए 7x को 5 और 2 में, है ना, 7x को तोड़ दिए, तो ये मध्यपद विचलन से आप निकालना जानते होंगे, या तो आप अल्फा बीटा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, वही निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसको तोड़े तो इसमें कॉमन ले लिए, है ना, एक में 2 कॉमन ले लिए, एक में x कॉमन ले लिए, और फिर क्या देखें कि x प्लस 5 है, तो इसमें क्या किए x प्लस 5 को ही कॉमन ले लिए, तो एक में बच गया x, एक में बच गया 2, तो हमारा ऐसा आ गया। अब शून्यक निकालना था ना, तो इसका मतलब है कि इस दोनों में से किसी का मान तो शून्य है। तो अगर हम मान लेते हैं कि x प्लस 2 का मान शून्य है तो x बराबर -2, और x प्लस 5 का मान शून्य है तो x बराबर -5। अगर शून्यकों का योग निकालना होता तो हमें तो पता है क्या होता है ना, शून्यकों का योग, शून्य क्या आया है, -2 और -5 तो -7 होता। अगर इसको जांच करना है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट -b बाई ए, तो -7 बटा ए, दोनों बराबर हो गया, है ना, शून्यकों का गुणनफल बराबर -2 गुने -5 10 हो जाएगा। अब आप देखिए c बटा ए तो 10 बटा 1, है ना, सही। तो इस हिसाब से आप जांच कर सकते हैं, आसान है। आगे देखते हैं, आगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है, ये पूछा जाता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला याद रखना जरूरी है, क्या, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स अब प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग के जगह पे -3 रख दिए और शून्यकों का गुणनफल के जगह पे 2 रख दिए, तो हमारा क्या आ गया, x² माइनस -3 x प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, तो विभाजन एल्गोरिथम तो पहले से ही बचपन से जान रहे हैं, क्या, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, बस उसी को हमको बहुपद के रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, px और gx, कोई 2 बहुपद है जहाँ gx 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो चूंकि 0 से भाग नहीं देते हैं ना, तो px में अगर gx से भाग देंगे तो हमें 2 और भागफल और शेषफल प्राप्त होता है, जो कि क्या है, qx और rx है। तो हमारा कैसा रूप बन जाएगा, px बराबर gx गुने qx प्लस rx बन जाएगा। और जहां rx का मान अगर 0 है, 0 हो सकता है, अथवा ये gx से छोटा रहेगा, इसका घात क्या हो जाएगा, rx का घात हमेशा क्या होगा, gx से छोटा रहेगा या तो 0 रहेगा। अब है यहाँ पे दोस्तों कि वो भाग विधि द्वारा ही आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से भी। तो देखिए क्या है
कि यहाँ पे एक बहुपद है, अगर इसका 2 शून्यक दिया हुआ है, चूंकि घात 4 है, इसका मतलब 2 शून्यक और है, तो पहले इन दोनों का गुणनफल करके भाग करके गुणनखंड कर देंगे। आप जैसे ऐसे सोचिए इसको नॉर्मली, कि अगर आपको 24 पता है कि हमें क्या निकालना है, 24 निकालना है, परंतु इसमें से इसका 4 गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 होता है, 4 गुणनखंड होता है। अगर इसमें से आपको 2 और 3 पता है तो आप 2 और 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 2 तिया 6 और 6 से इसको भाग दे देंगे, तो 6 से भाग दे देंगे तो 6 × 24। अब इसका गुणनखंड करेंगे, किसका, 4 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुने 2। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, चूंकि बहुपद दिया हुआ है मतलब ये 24 के जगह पे दिया हुआ है। √2 और √2 दे वाले मतलब 2 और 3 -√2 दे वाले मतलब 2 और 3 के जगह पे देवल है। तो इसका मतलब है कि एक वो हमारा हो जाएगा क्या, x - 2 और एक हो जाएगा x + √2। आप कहेंगे कि ये कैसे निकाले, तो ये ऐसे निकाले, चूंकि शून्यक है ना, इसका मतलब x का मान है √2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x - √2 एक हो जाएगा, और दूसरा चूंकि माइनस है तो वो इधर आके हो जाएगा प्लस, तो दूसरा हो गया क्या, x + √2 हो गया। ठीक है, तो ये दो, अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो गुना किए तो क्या हो गया, a + b × a - b से हम कर सकते हैं x² - 2, और इससे अब हम भाग दिए तो हमें क्या निकला, भागा तो आपको आता होगा है ना, जैसे ही भाग दिए तो हमारा क्या निकला, 2x² - 3x + 1। पहले इसको देखिए, भाग देने वक्त कुछ नहीं करना है, ज़्यादा जो सिंपल भागा करते हैं वही भागा का नियम आपको इस्तेमाल करना है। कैसे, जैसे x² में क्या गुना करें कि 2x⁴ आएगा, तो हम क्या किए, 2x² से गुना कर दिए। अब गुना करेंगे तो दोनों में करेंगे ना, तो दोनों में किए तो हमारा क्या आ गया, 2x⁴ - 4x²। अब चूंकि भागा में घटाव होता है तो हम चिन्ह पलट दिए और उसके बाद कैलकुलेट करते गए तो हमें ये आ गया। आप हो सके तो इस भागा को अपने से करके देखें और इसको रोक के मिलान कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लें, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा आपको 5 नंबर में इस बार। आगे तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे तोड़ना है। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये चीज़ में एक तो हमारा एक हिस्सा हो गया x² - 2, ये पहले था। अब दूसरा हिस्सा हमारा क्या आ गया, 2x² - 3x। अब ये चीज़ को तो हम जानते हैं कि ये कैसे टूटा हुआ है, परंतु 2x² - 3x + 1 को तोड़ना, तो इसको जैसे ही तोड़ते हैं तो हम विचलन, मध्यपद विचलन विधि लगाते हैं, और 3x को तोड़ दिए कितना, -2x और -x में, और ये टूट गया तो हमारा क्या आ गया, 2x - 1 और x - 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 2x - 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया, 1/2, और जब x - 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया, 1। तो क्लियर हो गया दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक आएगा, तो चारों शून्यक पता हो गया, 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा चैप्टर। अब इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना था, पहला चीज पढ़ना था शून्यकों का मतलब बहुपद को पहचानना, या आप देख लीजिए पूरे इसमें बहुपद का घात पहचानना, बहुपद का शून्यक क्या होता है कैसे। ठीक है, ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के प्रकार, बहुपद का मान। ठीक है, उसके बाद था अल्फा + बीटा बराबर अल्फा × बीटा बराबर, उसके बाद था द्विघात समीकरण बराबर x² - शून्यकों का अल्फा + बीटा × x + शून्यकों का। उसके बाद त्रिघात था अल्फा + बीटा + गामा बराबर अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा बराबर और अल्फा बीटा गामा बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 2 टाइप का क्वेश्चन, ये आपका 2 नंबर के लिए शून्यकों का जांच करना और शून्यक निकालना, ये आपका 2 नंबर के लिए है। परंतु जब आपका ये 4 घात वाला दे देगा और कहेगा 2 अन्य शून्यक निकालिए, तो ये आपका 5 मार्क्स में इस बार दे रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले 5 चैप्टर में करते हैं। आगे आपका अगला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसको में आपका कैसा पूछता है, सबसे पहले तो इसका व्यापक रूप पूछता है। आपको पता होगा व्यापक रूप क्या होता है ना, कि ax + bx + c बराबर 0। तो यहाँ भलो कि ax + by बराबर + c बराबर 0, तो ये आपका व्यापक रूप है। चूँकि 2 गो होता है इसलिए इसमें पहले समीकरण के लिए a1 b1 c1 लगा देते हैं, और अगले के लिए हो जाता है a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो ये इसका व्यापक रूप है। उसके बाद है समीकरण युग्म का ग्राफीय हल, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। समीकरण का गुणांकों के आधार पर निष्कर्ष निकालना और उसका अलग अलग तरीके से अनुप्रयोग करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका क्या है, अगर आपको पूछेगा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो आपका होता है ax + by + c बराबर 0।
ठीक है, जहां ए और बी और सी वास्तविक संख्याएं होती है और ए और बी दोनों शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य जैसे ही होगा तो वो एक चर में हो जाएगा या एक चर ही उसका खत्म हो जाएगा, है ना। तो चर के बगल वाला गुणांक शून्य नहीं हो सकता है, तो दो चरों एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, वो क्या है, एक रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का प्रत्येक हल एक्स वाई इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के रूप में होता है। मतलब जब इसको रेखा के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसका प्रत्येक बिंदु एक्स वाई का एक मान रखता है, जो कि उस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। आगे, दो चर के एक्स वाई के रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए, समीकरण युग्म और समीकरण में क्या अंतर है। समीकरण कहने का मतलब केवल दो चर है, एक ही समीकरण है, परंतु समीकरण युग्म बोल रहा है तो जब भी आपको सोल्व करने के लिए कम से कम दो समीकरणों की दो चर वाले के लिए जरूरत पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखिए, जितने चर होंगे उतने समीकरण होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वास्तविक संख्या हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। उसके बाद एक तल में दो रेखाएं हो तो क्या हो सकती है, या तो वो दोनों रेखाएं क्या हो सकता है, एक दूसरे को काट रहा हो, प्रतिच्छेद कर रहा हो, या तो एक दूसरे के समानांतर हो, या एक दूसरे के ऊपर हो। यही तीन संभावनाएं हो सकती है। तो इसके आधार पे अगर हम ज्यामितीय आधार पे, ग्राफीय आधार पे हल करें तो हमें पता चलता है कि दो समीकरणों का, या तो चूंकि दो समीकरण अगर कटेगी तो एक बिंदु पे कटेगी, तो जब भी कटेगी तो उसका हल की संख्या कितनी होगी, केवल एक होगी। जब समानांतर होगा तो ये किसी बिंदु पे नहीं कटेगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और जब एक ही रेखा के ऊपर संपाती होगा तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है, ये डब्बा बिल्कुल याद कर लेना है, चाहे जितनी बार हो सके इसको आप रट के जाइए, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन तो पक्का है। तो क्या है, जैसे आप यहाँ पे a1 a2 b1 b2 कैसे निकालते हैं, तो ये आप सामान्य रूप से निकालते हैं। कैसे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये सामान्य रूप है, तो वहीं से हम निकालते हैं। दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0, तो इसी से निकालते हैं। तो क्या हो जाता है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा होगा ना, तो मतलब ये अनुपात अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, इसके केवल एक हल होंगे, और ये युग्म क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा, और या तो संगत कहलाएगा। याद रखें, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अविरोधी युग्म को ही संगत युग्म कहते हैं। याद रखें, अविरोधी युग्म को क्या कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं। अविरोधी, विरोध ना करने वाला, तो जो विरोध नहीं करेगा मतलब वो साथ रहेगा तो संगति में रहेगा। ठीक है, और विरोध करने वाला असंगत होता है, मतलब जो दूसरा पार्टी वाला लोग होता है वो विरोध करता है। तो आप ऐसे याद रखें, जो असंगत होगा मतलब आपसे उसका संग नहीं मिलेगा, वो आपका विरोध करेगा, मतलब वैसे समीकरणों को क्या बोलेंगे, विरोधी समीकरण बोलेंगे। तो असंगत समीकरण को विरोधी बोलते हैं और संगत समीकरण को क्या बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं। तो अविरोधी में जो कि संगत समीकरण है, ये आपका दोस्ती है, इसलिए इसका हल निकलेगा और एक हल निकलेगा, जबकि असंगत समीकरण के कोई हल नहीं निकलेंगे, विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे आप कंडीशंस देख रहे होंगे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 भलुक। ठीक है, तो इसके क्या है, इसके हल होंगे। वहीं a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, तो ये आश्रित कहलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही रहते हैं और इनके अनगिनत हल होंगे। परंतु a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो इसके कोई हल नहीं होंगे और ये विरोधी कहलाएगा। यहां से आपका क्वेश्चन पक्का बनता है, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे उसी चीज को हम एग्जाम्पल्स में दिया गया है। तो जैसे देखिए, हमने अनुपात निकाला है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। आप इसको गौर से देखिए, ऊपर आपको दो चर दिख रहा होगा, है ना। तो a1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और a2 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसलिए a1 बटा a2 क्या हो गया, 1 बटा 3, b1 बटा b2 तो -2 बटा 4, तो -2 बटा 4 हो गया। अब दोनों क्या बराबर है, नहीं है, तो तीसरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसके क्या हल होंगे, केवल एक हल होंगे और या तो अद्वितीय हल होंगे। दूसरा कंडीशन आप देख लीजिए, a1 बटा a2 a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 मतलब 2 बटा कितना 4। ठीक है, वहीं अगर दूसरे कंडीशन में देखिए तो 3 बटा 6
b1/b2 3/6। अब इसको भी काटिएगा तो 1/2 और इसको भी काटिएगा तो 1/2 और तीसरा -9/-18 इसको भी काटेंगे तो 1/2। मतलब ये तीनों बराबर ही है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और ये क्या है, समपाती है और इसके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तीसरा कंडीशन हमारा क्या कर रहा है इस एग्जाम्पल में कि 1/2, ठीक है, 2 बटा कितना हो गया, ये 2/4, इसको भी काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, परंतु यहाँ पे 1/3 आएगा, ठीक है। तो 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। इसका मतलब हमारा कंडीशन क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, समानांतर रेखाएं होती है और इसके कोई हल नहीं होते हैं। अब चलिए हम कुछ जांच करते हैं ग्राफ विधि से। आपका ग्राफ पूछेगा 5 नंबर में, यहाँ से आपका 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, और ये ग्राफ पूछेगा आपका 5 नंबर। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या दिया रहेगा, 2 समीकरण दिया रहेगा। दोनों समीकरण से आपको क्या करना है, किसी एक चर का मान निकाल लेना। तो पहले तो हम x मान के चले कि x का मान निकाल रहे हैं, तो या तो y का मान निकाल रहे हैं, तो x का मान तो डायरेक्ट रखेंगे हम, y का मान निकाल रहे हैं तो y का मान अगर पहले समीकरण से निकालें तो x को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 6 - x और 3 नीचे आ गया, तो हमारा y बराबर क्या हो गया 6 - x/3। अब x का मान आप अपने मर्जी से रखते चलिए, तो 0, तो 6 - 0/3 तो 2 हो गया, 6 - 6 यानी 0/3 तो 0 हो गया। इसी हिसाब से दूसरे समीकरण से निकाले x, तो x हो गया, दूसरे समीकरण से भी y का मान निकाले तो हमारा क्या हो गया 2x इधर चला गया, तो 2x - 12 और ये क्या हो गया -3 था, है ना। तो ये 3 को हम क्या किए, इधर भेज दिए। अब आपको लगेगा कि ये 3 -12 था, तो ऊपर और नीचे माइनस था तो उसको काट लिए कॉमन लेके, तो इससे हमारा क्या हो गया, ये ऐसा बन गया 2x - 12/3। अब x का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो -12/3 हो जाएगा, तो -4, और x का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो -6/3 हो जाएगा, तो -2। अब इसको हम क्या किए कि हमें जो प्लॉट मिला वो क्या मिला 0 2, ठीक है, 6 4, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, अगर दूसरे समीकरण से 0 - 4 3 - 2। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए, जैसे ही ग्राफ पे प्लॉट किए तो हमारा क्या निकल गया, आप जरा सोचिए, हमारा निकल गया एक जगह पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, 6 0 पे कट रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं आसानी से बन गया ना। अब हमारा हल क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि ए बी, मतलब इस रेखा का नाम भी डाल दिए हैं, ठीक है, इस पॉइंट की सहायता से। तो रेखा ए बी और पी क्यू एक उभयनिष्ठ बिंदु 6 0 है, इसलिए समीकरण युग्म का हल क्या हो जाएगा, x बराबर 6 और y बराबर 0, अर्थात समीकरण युग्म क्या है, संगत है। चूंकि संगत समीकरण के ही तो हल होते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से भी पता चल गया ना। अब है बीजगणितीय विधि, इसमें आपको 3 विधियां पढ़ना है। आपसे पूछा भी जाता है कि बीजगणितीय से हल करने के समीकरणों को कितने विधियां है, तो बहुत सारा, परंतु आप ऑप्शंस में क्या मारिएगा, 3 विधि है, ठीक है। पहला है प्रतिस्थापन विधि। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को, उसके बाद है लुप्तीकरण और तीसरा है ब्रजगुणन, ठीक है। तो पहले आपका है निम्नलिखित समीकरणों को तीनों विधियों से, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और ब्रजगुणन से हल करें। हमारा समीकरण क्या है, आप देख सकते हैं, हमारा समीकरण है 7x - 12y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण सेकंड से हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन कर रहे हैं ना, तो पहले से निकाल के दूसरे में रख देते हैं। तो समीकरण सेकंड से हम कैसा लिख सकते हैं, x + 2y बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2y। अब इस x का मान हम समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पे, तो जहाँ x है तो 7 × क्या हो जाएगा, 7 × 3 - 2y -15y हो जाएगा ना, -15y बराबर 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 1 है, 7 दूनी 14 और -15y, 14y 15y कितना हो गया -29y, और इसको उधर लेके चल गए तो -19, तो y बराबर क्या हो गया 19/29। अब y का मान समीकरण थर्ड हमारा किधर है, तो समीकरण थर्ड में रखने पे, मतलब वो जो दूसरे से रखे थे ना, आप कहीं भी रख सकते हैं, y का मान समीकरण किसी में भी रखते हैं तो आपका क्या आ जाता है 3 - 2, x बराबर 3 - 2y था, तो y के जगह पे 19/29 रख दिए और इसको कैलकुलेट किए तो हमारा क्या आ गया 49/29। तो x का मान इतना हो गया
49/29 और बाई का मान हो गया 19/29। तो इस समीकरण को आप खुद से एक बार इसी विधि से, तीनों विधि से लिखकर हल कर सकते हैं, है ना। लुप्तीकरण में क्या करते हैं, आपको बस रिविजन्स करवा रहे हैं, ये आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि इतना तेजी से हम पढ़ाते नहीं हैं, ये रिविजन चल रहा है आपका। लुप्तीकरण जिसको आप विलोपन भी कहते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक चर के मान को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक में 7 है, एक में x है। अगर हम दूसरे समीकरण को 7 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा ना, तो दूसरे को कर दिए तो क्या हो गया, ऊपर वाला तो जस के तस लिख दिए, नीचे वाला क्या हो गया 7x प्लस 14y बराबर 27 सबका साइन चेंज किए तो ये कट गया, और यहाँ हो गया -29y बराबर 19, और y बराबर क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया 19/29। अब फिर से ये तो पीछे वाला विधि जैसा ही है ना, कि किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो x का मान क्या आया, समझ में आ गया। यहाँ पे कैसे आया होगा, कैलकुलेट कर दिए तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रोक के भी देख ले, आसानी से आपको पता चल जाएगा। अगला है ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि से क्या होता है, आपको इसके लिए कुछ फार्मूला यूज करना है, वो याद रखना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है कि x बराबर, नीचे आप याद रखिएगा ए बी और बीच में माइनस रहता है, ठीक है, 1 2 2 1, ठीक है। अब ये कैसे बनाते हैं, इसको लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। क्या बताते हैं, ट्रिक बता देते हैं। आप ऐसे लिख लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब ऐसे देखिए, नीचे जो लिखना है ना, C वाला को बंद करके लिखना है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर A1 B2 माइनस A2 B1, चाहे x बराबर हो या y बराबर हो, दोनों में आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। अब है कि ऊपर क्या लिखेंगे x वाले में, तो x वाले को झाप लीजिए, चूंकि x के गुणांक a है, तो क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2। तो एक ए वाला को झाप लीजिएगा तो x के नीचे ऊपर लिखाएगा, ठीक है, और b वाला को झाप लीजिएगा तो वो किसके ऊपर लिखाएगा, वो लिखाएगा बाई के वाला के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, A1 बराबर कितना हो गया, तो सीधे सीधे आप ऐसे याद कीजिए, 7 - 15 - 2, हमारा A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया। आगे 1 2 और -3, A2 हो गया, B2 हो गया, और ये C2 हो गया। अब देखिए x बराबर क्या लिखा गया और क्यों लिखा गया, ये चीज़ आप ध्यान देखिए। क्या होता है, B1 ऊपर, चूंकि ये वाला को झाप देंगे ना, तो B1 C2, तो B1 C2, ठीक है, -15 × 3 माइनस फार्मूला वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, B2 C1, तो B2 2 C1 हो गया। और नीचे तो आपको पता है क्या होता है, A1 B2 B1 भलुक B2 A2 B1। तो उस हिसाब से आपको फार्मूले का केवल यूज करना है और इसके गुणांकों को पहचान के आराम से लिख देना है। तो फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा। आगे है एक भिन्न, यहाँ से आपका कुछ प्रश्न आते हैं। अथी वाला क्या कहता है, लैंग्वेज वाला। तो आप लैंग्वेज वाला का प्रैक्टिस किए होंगे। जैसे लैंग्वेज वाला में हम बता देते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्र वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, भिन्न वाला का प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ठीक, या तो आप मॉडल पेपर देखिए, मॉडल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खास तौर पे यही सारे चीज़ तो आते हैं, कभी कभी समय काम वाला भी आता है। मतलब एनसीईआरटी को आप थोड़ा सा देख लीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो। और तो यहाँ भिन्न वाले में क्या मानते हैं कि माना कि वह भिन्न कितना, x/y, अंश हो गया x और y हर हो गया y। तो उस हिसाब से समीकरण बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डायरेक्ट क्या कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 हो जाती है। जब अंश में 1 घटाया जाता है तो x - 1 कर दिए, और वो वह 1/4 हो जाती है। कब, जब हार में 8 जोड़ दिया जाता है। तो ये देख लीजिए। अब इसको तिरछा गुना करके कैलकुलेट करके समीकरण बना लीजिए, और उसके बाद किसी भी मेथड से, चाहे यहाँ पे विलोपन से हल किया गया है ना, यहाँ पे विलोपन से हल किया गया है, आप किसी से भी हल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यह आपका केमा चैप्टर था, यह आपका था तीसरा चैप्टर। अब अगला है आपका द्विघात समीकरण, चौथा।
हम इस पार्ट में पूरा का पूरा अलजबरा क्लियर करेंगे, अगले पार्ट में बाकी आपका। तो आप पहले इसको करने के बाद सूत्रों को फिर से इकट्ठा कर लीजिए, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, मॉडल पेपर देख लीजिए, और फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद हमारा अगला पार्ट तुरंत आ रहा है, उसको देखिए। ठीक है, एग्जाम से पहले आप जरूर देख लें, दोनों के दोनों पार्ट या 3 पार्ट के तौर पे आएगा। चलिए अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है दोस्तों? ax² + bx + c = 0, जहां a b c क्या है? रियल नंबर है। अब इसके हल करने की विधि क्या कौन कौन है? पहला विधि है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तीसरा है द्विघात सूत्र विधि द्वारा। सूत्र आप याद आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसको विवेचक कहता है, b² - 4ac को। तो इसको चलिए तीनों विधि से हल करते हैं। अब विविक्तकर, ये आपसे जब पूछा जाएगा विविक्तकर क्या है, तो d = b² - 4ac। हाँ, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो इसका मूल असमान और वास्तविक होगा, बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और बराबर होगा, और छोटा हो जाएगा मतलब ऋणात्मक में आ जाएगा तो वास्तविक मूल नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप कंफर्म कर लीजिए। अब उसके बाद है द्विघात समीकरणों को अलग अलग विधियों से हल करने के लिए, तो यहाँ पे हम तीनों विधियों को एक साथ आपको इंडिकेट करवा रहे हैं। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा, इसमें क्या करते हैं? मध्य पद को तोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3x² - 5x, इसको तोड़ दिए -5x को। तो कैसे तोड़ते हैं आपको पता होगा, इन दोनों को गुना के रूप में और बीच वाला जोड़ घटा के लाना होता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3x² - 3x - 2x + 2 हो गया। 5x को तोड़ दिया है, ऐसा ही क्यों तोड़े? 3 दूनी 6 होता है, और 6 हमारा 5, 6 कैसे आएगा? 2 × 3 करके आएगा, तो हमको जोड़ घटा के लाना था 5, तो ऐसा 5 कब आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तब, तो -3 और -2 रहेगा तब आएगा, इसलिए -3x और -2x किया गया। अब दोनों में से 3x कॉमा ले लिए तो x - 1 बचा, 2 कॉमा ले लिए तो x - 1 बचा। अब हमारा क्या हो गया? x - 1 3x - 2 = 0। अब यहाँ पे आप देख लीजिए x - 1 = 0 और x बराबर क्या आ गया? तो अगर यानी पहला पार्ट अगर 0 है तो x - 1 = 0, और दूसरा पार्ट 0 है तो 3x - 2 = 0, तो x बराबर इतना आ गया। तो ये कौन सा विधि था? गुणनखंड विधि। इसका आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपको बस याद दिला रहे हैं कि आप ऐसा बनाए हैं, है ना? एक बार और ट्राई कर लीजिए। पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है? a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। आप ध्यान रखिए, ये जो अचर पद है ना, इसको आपको हटाना है, और ये जो x वाला है ना, इसको आपको 2ab के रूप में लाना है। ठीक है, तो इतना ही आप तो देख लीजिए ये क्या हो गया। पहले तो हम इसको x² में 3 से भागा दे दिए दोनों तरफ, तो हमारा क्या हो गया? ये x² अकेले हो गया, थोड़ा आसान हो जाएगा, 5/3x। और ये वाला चीज़ अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको चूंकि 5/3x है, तो हमें इसको 2ab के फॉर्म में लाना है ना, है ना? किसके फॉर्म में लाना है? 2ab के फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि आ जाएगा? तो आप जरा सोचिए, इसको हम अगर ऐसा लिख दें कि इसमें उतना ही जोड़ दें और उतना ही घटा दें, कितना? कि इसको 2ab, पहले इसको 2ab करते हैं। देखिए, इसको 2ab करेंगे तो x² और हमको 5/3 लाना है। ठीक है, तो ये कब होगा? 2 × 5/3 करेंगे तब तो वो 10/3 हो जाएगा ना। हमको 5/3 लाना है। अगर 6 कर दें तो 2 × 6 कट जाएगा, तो 5/3 आएगा ना, और इंटू x। तो आप देखिए, अब हमारा 2 तो 2ab वाला है, x तो हमारा a के जगह पे है, तो b का मान कितना है? 5/6। तो इसीलिए b के लिए हम क्या किए? 5/6 का स्क्वायर जोड़ दिए हैं और 5/6 का स्क्वायर घटा दिए हैं। अब अगर आप देखिए तो a² - 2ab अब प्लस b² आ गया, तो a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है, और जो बच गया उसको सबको एक साइड कर दिए, लेके चल गए, तो हमारा क्या हो गया? ये ऐसा हो गया। अब उसको कैलकुलेट किए तो 1/36 आया, तो स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट हो जाएगा। तो एक बार क्या होगा? x - 5/6 = 1/6। तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेके बना दिए तो आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा अगला क्या कंडीशन है कि 3x² - 5x, इसको हम सूत्र द्वारा, तो आप पहले गुणांक को अलग कर लें। कैसे? a = 3, b = -5, c = 2। आपका फार्मूला याद है ना? -b + √b², ये x बराबर। तो अल्फा के लिए आप प्लस वाला ले लीजिए और बीटा के लिए क्या कर लीजिए? माइनस वाला ले लीजिए, तो आपका उससे भी बन सकता है। तो ये तीनों विधि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक। 3 विधि में खास तौर पे आप किसी भी विधि से बनाएं, अगर आप अटकें तो हम तो कहेंगे कि ये फार्मूला याद रखिए और गुणांक वाला मेथड आप रिवीजन ज़्यादा कीजिए। इससे क्या कंडीशंस है कि
ये वाला विधि आप पहले से जानते हैं, गुणनखंड विधि, ये इससे सूत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि कभी कभी पूछा जाता है, अगर ये नहीं भी समझ में आया आपको तो आप इसे इग्नोर अभी लास्ट टाइम में कर सकते हैं। आगे है दोस्तों कि अगर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विभक्तिकार डी डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि डी को क्या कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। कभी कभी ये गजब तरीके से क्वेश्चन देता है। इसको मैं ऐसे दे देगा कि बताइए जब समान मूल होगा तो कौन सा कंडीशन सही होगा। तो आप ऐसे देखिए, जब समान मूल होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये माइनस 4ac उधर कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac के, ठीक है, समान मूल के लिए। तो आपको ऐसे भी उलझाया जा सकता है। कभी कहेगा कि वास्तविक मूल्य नहीं होने के लिए कौन सा कंडीशंस होता है, तो आप ऐसे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला उधर जाएगा तो बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो इस टाइप से आप समझ आगे के का मान के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो क्या कर रहा है, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। तो डी बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा, 0। तो डी बराबर क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आप वहां पे रख दीजिए, बी के जगह पे के है तो के रख दिए माइनस 4ac, इससे फिर हमारा के का मान निकल गया। अब इधर देखिए यहाँ पे क्या है, आगे जो प्रश्न है वो आपका लैंग्वेज वाला आता है। तो लैंग्वेज वाला प्रश्न के लिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप लैंग्वेज वाले प्रश्न को इसका छोड़ सकते हैं, परंतु आप आसानी से इसको बना भी सकते हैं। आगे है दोस्तों, ठीक, समानांतर श्रेणी, ये आपका अलजबरा का लास्ट पार्ट है, ठीक है। मतलब अलजबरा और वास्तविक संख्या मिला दिया जाए तो ये आपका करीब करीब 50 से 60 मार्क्स कवर कर लेगा। तो अगले पार्ट में हम बाकी सारे पे आएंगे। तो पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोपोगेशंस यानी समानांतर श्रेणी। इसमें मात्र 2 फार्मूले हैं। क्या है, एपी का एन पदों का जोड़ बराबर होता है एस बराबर एन बट्टा 2 ए प्लस एन। इसी को विस्तारित रूप में करेंगे तो एस बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। संख्याओं का निश्चित प्रतिरूप क्या होता है, पहला पद को ए कहते हैं, सार्वंतर को डी कहते हैं, अंतिम पद को एन कहते हैं या एल कहते हैं, एनवा पद को एन कहते हैं और एन पदों का जोड़ एस कहलाता है। तो एनवा पद के लिए हमारा पास क्या सूत्र है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एन पदों के जोड़ वाले प्रश्न को हल करने के लिए एनवा पद के लिए प्रश्न, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के अनुसार लिखते हैं तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी नियम के अंतर्गत चलता है, श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी तो संख्याओं को एक ऐसी सूची जो दो लगातार पदों के बीच समान अंतर हो तो उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। यह अंतर एक निश्चित संख्या होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर कहते हैं। याद रखें, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर कहते हैं। ये सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको एपी पहचानना आता है। देखिए 4, 8, 12, 16, यहाँ पे अगर सार्व अंतर देखें तो आप किसी भी पीछे वाले में से आगे वाला घटा दीजिए। 16 में से 12 4, 12 में से 8 गया 4, तो ये 4 है सार्व अंतर, ठीक है। 100, 80, 60, तो यहाँ पे -20 है क्योंकि 80 में से 100 गया -20, 60 में से 80 गया -20। ये 5, 5, 5, 5 है, मतलब 5 में से 5 गया तो 0। अब इसको अगर सामान्य तौर पे देखें तो एक समान क्रम में बढ़ता है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस हिसाब से अगर आखिरी पद देखें तो हमारा क्या निकलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहला पद हमारा हो गया ए, दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। इस हिसाब से एनवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एन बराबर हम क्या लिख देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे सिंबल का मतलब क्या है। अब इसका जनरल फॉर्म व्यापक रूप पे आ जाते हैं का प्रयोग करके कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे 2, 7, 12 का 10वां पद कौन सा होगा, 2, 7, 12, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस टाइप का। तो ए बराबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। डी क्या हो गया, 7 में से 2 गया तो
5 हो गया, और एन का मान कितना हो गया, चूंकि 10वां पद है तो 10 हो गया। तो एन बराबर हमें फार्मूला पता है a+n-1 इंटू डी, तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो a10 बराबर ए का मान 2 रखे, एन का मान 10 रखे, डी का मान 5 रखे, तो हमारा क्या हो गया 2 + 10 में से एक गया तो 9, और 9 × 5 = 45, 45 2 कितना हो गया 47। आसान सा क्वेश्चन है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तुरंत बनेगा, है ना। आगे देखिए, समानांतर श्रेणी का ज्ञात करें जिसका तीसरा पद कितना है 5 है और 7वां पद 9 है। अब तीसरा पद का मतलब a+2d है ना, a+2d कितना हो गया 5 हो गया, और 7वां पद तो a+6d, a+6d कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब आपको दो समीकरण मिल गया है ना, दो समीकरण मिल गया, दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से और जनरली तौर पे विलोपन आप लगा दीजिए, ए से ए तुरंत कट जाएगा, डी बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4d बराबर 5, और आपका डी का मान आ गया 1। जैसे ही डी का मान आया किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका ए का मान आ गया, और ए का मान जब आ गया तो समानांतर श्रेणी अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ए का मान a+d का मान a+2d का मान, तो इस हिसाब से हमारा समानांतर श्रेणी निकल गया ना। अगर n पदों का जोड़ रहे तो n पदों का जोड़ बराबर तो हम लोग जानते हैं ना, s बराबर n/2 इंटू a + n, या इसी को हम विस्तारित रूप में क्या लिखते हैं, s बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, और ये आप सारे सिंबल का मतलब तो जानते ही हैं, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्या क्वेश्चन है दोस्तों, 2 7 12 मतलब 2 7 12 का 10 पदों तक का जोड़ निकालना है। तो a बराबर 2, d बराबर 5, n बराबर 10, फार्मूला में रख दिए दम, तो n का मान 10, 10/2, a का मान 2, तो 2 × 2 + 10 - 1, टोटल कैलकुलेट किए तो हमें क्या आ गया, ये कैलकुलेशंस तो आपको आता होगा 10th क्लास में, है ना। AP बराबर a क्या है दोस्तों, AP बराबर किसी एपी का ए प्रथम पद 5 है, डी 3 है, an 50 है, तो एन और एसएन निकालना है। एन दिया हुआ है तो आप एन वाला पहले फार्मूला लगाएं, बाद में एसएन निकालेंगे, ठीक है। तो एन बराबर 50 है, मतलब a + n-1 इंटू डी बराबर 50 है। ए का मान तो 5 है, एन का मान पता नहीं है और डी का मान पता है, तो टोटल कैलकुलेट किए तो एन का मान निकल गया, ठीक है। और जैसे ही एन का मान निकला तो सब कुछ पता है, तो हम एसएन वाला में जैसे ही रख दिए फार्मूले में तो हमें आसानी से आ गया। तो इस पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ पढ़े हैं। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तुरंत आपका आज ही अपलोड हो जाएगा, तो आप एग्जामिनेशन से पहले दोनों पार्ट देख लें। दोनों पार्ट में 80% आसानी से आ जाएगा। तो आप क्या करें, ये इसके लिए आपका 50 से 60 नंबर तो अभी अभी के रिवीजन से आएगा आपको। तो आप इस चीज़ को, इसके PDF को भी पढ़ लें और इसके क्वेश्चंस को एक बार खुद से बना कर देख लें। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले